कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से सभी साहित्य प्रेमियों को सादर नमस्कार करती हूँ। श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह श्रृंखला की 29वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मंच पर जो अतिथि जुड़े हैं वह न केवल एक उच्च कोटि के कवि हैं, गीतकार हैं, वरन उन्होंने न जाने मुझ जैसे कितने ही नवांकुरों को मंच प्रदान कर हमें लेखन के लिए माहौल दिया और हमें प्रोत्साहित किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। पद की गरिमा का पूरी कुशलता और लगनशीलता से निर्वहन किया। आपने कविता को गुमनामी के अंधकार से निकालने के लिए, कविता को मन से मंच तक पहुंचाने के लिए महिला काव्य मंच की स्थापना की, जिसकी भारत के 30 राज्यों में 165 जिलों में शाखाएं हैं और विश्व के 37 देशों में 67 से अधिक शाखाएं हैं। आपने अपना साहित्यिक सफर प्रयागराज से शुरू किया और आजकल आप पटियाला में निवासरत हैं। आपकी 10 पोइट्री बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं एंड द अदर 3 आर रेडी फॉर पब्लिकेशन। यूं तो उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आइए मिलते हैं नरेश नाथ जी से। गीत मेरे धुन भी मेरी और मेरी आवाज है, आपसे जो रूबरू है आप ही का नाज है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है नाज सर आपका गुलमोहर की छाव में। आज हमारे इस आंगन में आपके गीतों की गूंज रहेगी और इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूं कि हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपके इसी परिचय गीत के साथ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है गुलमोहर की छांव में बैठ के आपसे वार्तालाप करने का। इस कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया। श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्मशती पे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उनको नमन करता हूँ। और जो मेरे परिचय की 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आप सुनना चाहती हैं, अलग अलग रंग देखना चाहती है, श्रोता भी यही चाहेंगे। तो जी मैं पूरा गीत कोई भी नहीं सुनाऊंगा, पूरी रचना कोई नहीं होगी। तो 4 पंक्तियां जो परिचय की हैं। जी गीत मेरे धुन भी मेरी, गीत मेरे धुन भी मेरी, और मेरी आवाज है आपसे जो है मुखातिब, आपसे जो रूबरू है, आपका ही नाज है। गीत मेरे धुन भी मेरी। वाह, क्या बात है, क्या गीत है, क्या धुन है और क्या आवाज है आपकी। नासर कहते हैं व्यक्ति के जीवन की आधारशिला बचपन में ही पड़ जाती है। मैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके बचपन के बारे में, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके शिक्षक और आपकी साहित्यिक प्रेरणा के बारे में। किस तरह आपको महादेवी वर्मा जी का आशीर्वाद मिला और किस तरह आपको साहित्य सृजन की प्रेरणा मिली। मैं इससे पहले कुछ कहूं। जी मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए जी 2 पंक्तियां, 2 बंद मैं देना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत स्वागत जी। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, दान विद्या का दे के मुझे तार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, गर हो तेरी कृपा तो कोई दुख नहीं, बिन तेरे आसरे के कोई सुख नहीं, बिन तेरे आसरे के कोई सुख नहीं। जो भी दे तू मुझे मन से स्वीकार है, फूल दे खार दे जीत दे हार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, लेखनी मेरी जग को जगाती रहे, फर्ज की याद सबको दिलाती रहे, फर्ज की याद सबको दिलाती रहे। सबके मन में उतर जाए कविता मेरी, मेरे गीतों को पैनी जरा धार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। तो माँ सरस्वती को नमन बहुत करते हुए, जैसे बहुत आपने सुंदर पंक्तियां सर आपकी। और बहुत जो बगैर माँ वीणा पानी की कृपा के तो कुछ भी नहीं होता है। और आपके ऊपर तो ना केवल माँ कृपा पानी की कृपा रही है, आपको जो जिन्हें हम माँ मानते हैं कविता की, महादेवी वर्मा जी का भी आशीर्वाद आपको मिला है। तो चलिए हमें ले चलिए उन गलियारों में बचपन के, जहां से आपकी यही यात्रा शुरू होती है। जैसे आपने भी बताया था कि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो बचपन से कहते हैं कि सबके अपने शौक होते हैं, और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ गीत संगीत का माहौल रहता है। हर स्टेट में अगर आप पंजाब जाएं तो वहाँ पर आपको हर घर में खिलाड़ी मिलेंगे, स्पोर्ट्स के लोग मिलेंगे, जी खेल कूद में ज्यादा होंगे। तो जो हमारा जो क्षेत्र है जी उत्तर प्रदेश, खास तौर से जो प्रयागराज, तो साहित्य से जुड़ा है, गीत संगीत से जुड़ा है। तो बचपन से ही जब उस माहौल में हम अ, बड़े पले,
तो जाहिर है कि साहित्य से जुड़ना जरूरी था, उसका असर हुआ। मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में अगर आप एक कंकड़ भी फेंकेंगे तो वो किसी न किसी कवि या लेखक के ऊपर गिरेगा। तो ये बिल्कुल, मातृशक्ति की बिल्कुल। कृपा है और गंगा माँ की कृपा है कि ये हम लोगों को एक जी, नई चीज मिली है जो सबको नसीब नहीं होती। जी, तो बस बचपन से क्योंकि उस क्षेत्र में रहा हूँ तो उसका असर रहा, लोगों को सुनते रहे और बचपन से बच्चों को गाने का शौक होता है। तो मैं भी जब छोटा था तो छोटेपन से ही घर में होता है कि लोग मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाई बच्चे अपने गीत सुनाते हैं, उनके परफॉर्मेंस होते हैं। जी, तो मैंने भी परफॉर्मेंस किया। तो मैं आपको बहुत पुराना ले चलता हूँ कि जीवन का जो हमारे श्रोता मित्र जो जुड़े हैं, आप लोग जी, जानना चाहेंगे जी। कि पहला गीत मैंने बचपन में 6वीं क्लास में लिखा था। अरे वाह! और हम क्योंकि ज़रूर वो गीत सुनना चाहेंगे सर। तो मैं बस क्योंकि हमने कि काफ़ी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ, अलग-अलग जी, रंग शेयर करूँ, जी, इसीलिए मैं 2-2 4-4 लाइन ही दे पाऊँगा मैं। जी, 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 बिल्कुल। तो उस वक़्त क्या होता था कि अम, हमारी जो बड़ी बहन थी, तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत रही, जहाँ से मेरी कविता शुरू हुई। जी, और बचपन में होता है, बच्चों के अपने शौक होते हैं, तो दूध डबल रोटी खाने का बड़ा शौक था। तो उसमें क्या करते थे कि अरे आज के शादी कोई बच्चे खाते हों, लेकिन बड़ा जी, हमारा फेवरेट डिश होती थी बचपन में जी, कि दूध बिल्कुल गरम किया और डबल रोटी को उसमें कुछ टुकड़े डाल दिए, उसको ढक दिया और बाद में पता नहीं जब थोड़ी गल गई उसमें हो गया, फिर खाने में बहुत मजा आता था। तो वहीं से मेरी कविता शुरू होती है, जो बड़ी बहन के ऊपर मैंने लिखी थी कि और चूँकि फ़िल्मी गीत बहुत चला करते थे, तो धुनें भी वहीं से ली। तो जी, 2 लाइनें दे रहा हूँ। जी। दीदी मेरी रोटी को दूध में भिगाना, दीदी मेरी रोटी को दूध में भिगाना, दीदी मेरी देखो किसी को ना खिलाना, खिलाना, दीदी मेरी रोटी को दूध में भिगाना, दीदी मेरी बड़ी मुश्किल से पैसे पाए, पैसे दे रोटी ले आए, रोटी में हिस्सा न लगाना, लगाना, दीदी मेरी रोटी को दूध में भिगाना, दीदी मेरी। तो यहाँ से सफर शुरू होता है और हमारे जो हमारा 29 कानपुर रोड बंगला था, ठीक हाई कोर्ट के सामने जी, प्रयाग में हुआ करता था। पहले उसको इलाहाबाद कहते थे। जी, तो वहाँ पर एक बहुत पुराना छोटी-छोटी ईंटों का बना मंदिर होता था। आज जी, बड़ा मंदिर हो गया है वो। तो मैं वहाँ भी बचपन में जाते तो बजरंगबली से भी इंट्रोडक्शन हुआ, तो शायद ईश्वर के प्रति पूजा मन में, भावना मन में वहीं से जगी। जी, तो एक बजरंगबली पे भी एक जो हमने गीत लिखा था, जी, 2 लाइनें दे रहा हूँ जी, जी, कि थोड़ी शक्ति दे दे, थोड़ी शक्ति दे दे, बजरंगी, बजरंगी, दुनिया के मालिक रंगी, थोड़ी शक्ति दे दे, वाह! तेरा शरीर रहे ना खाली, ना खाली, फूलों से मने दिवाली, दिवाली, तू रोज बताशा खाए, मंगल को मौज उड़ाए, बजरंगी थोड़ी शक्ति दे दे, थोड़ी शक्ति दे दे। तो इस तरह से जो जी, पहला गीत मैं शायद 6वीं क्लास में पढ़ता था उस वक़्त, और जी, ये दूसरा जो भजन लिखा था, तो 7वीं क्लास में लिखा था। जी, और इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो धीरे-धीरे बड़े होते गए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अ, बड़ा हो गया थोड़ा-सा और मेरे ख़्याल से ये सन 63 की बात, 24 जनवरी 1963। जी, वैसे की बात है, आप सोचेंगे कि इन गीतों की डेट कैसे याद है?
मैं जी बीच में रोक कर ये बात जरूर बताना चाहता हूँ जी कि जैसे हम सब लिखते थे, कहीं भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया, तो मेरी श्रीमती जी जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं और जी उनका सहयोग हमेशा रहा है, तो पूरे गीतों को यहाँ से ढूंढ के वहां से ढूंढ के उनकी डेट लेके पूरा कंपाइल किया है और 5-6 कापियां भर गई हैं जो भी है। तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आज इस स्थिति में हूँ कि इतनी पुरानी सन 61 की डेट, हर जी। गीत की डेट तक लिखी है उस पर। तो ये उनका अरे वाह, श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती नियति गुप्ता को देता हूँ। निश्चित रूप से वो तो तो मुझे की याद है कि हकदार है। अशोकनगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास हमारा बंगला था। पापा एडवोकेट थे हाई कोर्ट में। जी तो वहीं पर अशोकनगर एक एरिया पड़ता है, महादेवी वर्मा जी का बंगला वहां पर था। जी तो क्योंकि गीत संगीत का शौक था, तो मन में आया कि महादेवी जी के दर्शन करें। जी इस युग की सबसे बड़ी कवित्री मानी जाती है वो। तो मैं उनके दर्शन करने गया, तो उनको एक पर्ची भेजी मैंने वहां पर, और माली खड़ा था बाहर। तो मैंने कहा तो बताओ कैसे से मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि बच्चा कोई आया हुआ है, तो उन्हें खा लिया उसको। तो जैसे वहां गए तो वो अपने सोफे पे बैठी थी, तो मैंने प्रणाम किया, उनके पाँव छुए और मैं उनके पैरों के पास बैठ गया। तो हंसते बोली, नहीं बेटा मेरे पास बैठो ऊपर। हमने कहा माँ मैं नीचे बैठा हूँ, आपके पैरों के पास बैठूंगा और आपको अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। उतनी बड़ी हस्ती के पास बैठकर कहीं मतलब एक बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन जी आनंद भी इतना था कि मैं उसको बता नहीं सकता। तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी पे मैंने जो गीत लिखा था, शायद वो बाद में जाके 2012 में मेरी जी किताब छपी थी, एक गीत का वादा, उसमें वो जी गीत है। जी तो मैं खाली वो पढ़ के सुना रहा हूँ जी कि तेरे मन की वेदनाओं के शूल चाहता हूँ, तेरे मन की वेदनाओं के शूल चाहता हूँ, माँ तेरे पावन चरणों की धूल चाहता हूँ। तेरी प्रतिमा मेरे मन में समा चुकी है, दर्शन की अभिलाषा मन में जाग चुकी है। दर्शन दे दो माँ, तेरी ये भूल चाहता हूँ, माँ तेरे पावन चरणों की धूल चाहता हूँ। सीधी सादी बात कहूंगा जग देवी हो, काव्य जगत की सीधी सादी बात कहूंगा जग देवी हो, काव्य जगत की देवी नहीं महादेवी हो। तुझको अर्पित किया हुआ एक फूल चाहता हूँ, माँ तेरे पावन चरणों की धूल चाहता हूँ। और इसका एक बंद और देना चाहूंगा जी कि कविता तेरी कितने रंग में रंगी हुई है, कविता तेरी कितने रंग में रंगी हुई है, सच है कितनी प्रेरणाओं से बंधी हुई है। मैं तो केवल कविताओं का, मैं तो केवल कविताओं का मूल चाहता हूँ, माँ तेरे पावन चरणों की धूल चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर सर। और आपकी जो कविताएं आज हमने सुनी है वो पहले कभी शायद नहीं सुनी होंगी किसी ने भी। पहली दो कविताएं बजरंगबली और जो दूध रोटी वाली कविता थी, बहुत ही खूब और बिल्कुल बच्चों की जिस तरह से लिखते हैं उस तरह की कविता। और ऐसे ही शुरुआत ऐसे ही होती है शायद सभी की कविताओं में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े सर, मैं अपनी फेसबुक के से जुड़े सभी दर्शकों को भी आपके साथ जोड़ना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं वीना अग्रवाल जी, प्रमिला अग्रवाल जी, गोपाल भटनागर जी, अनिल दुआ जी, अरुण कुमार पासवान जी, आशा दुआ जी, पीके तिवारी समाज सेवी, जैमिनी पंड्या जी, मंजू महिमा भटनागर जी, कृष्णकांत पंड्या जी जो एक बड़े फिल्म निर्माता हैं, फिल्म निर्देशक हैं, वो भी जुड़े हैं। अनुराधा चंद्र जी जुड़ी हैं, वीणा सिन्हा जी, डॉक्टर तारा दीक्षित जी, कृष्णा शर्मा जी, जैन रिजवी जुड़ी हैं हमारे साथ, वीणा विज जी जुड़ी हैं और आपको नमस्कार कर रही हैं। मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं और सभी आपकी कविताओं का
भरपूर आनंद ले रहे हैं और आपको मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और जी। बहुत खुशी है कि मुझे अपना कीमती समय देके वो लोग सुन पा रहे हैं। और बहुत अभी अच्छा। अभी अन्नदा पाटनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपने जो अभी हमको अपने बचपन की बातें सुनाई, किस तरह से कविता आपने लिखना शुरू किया और किस तरह से जो सबसे बड़ी कवित्री जिन्हें हम मानते हैं महादेवी वर्मा जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद आपने अपना जो व्यस्त जीवन शुरू किया, जो जब आपने अपना व्यवसाय चुना तो आपने अनेकों वर्ष केंद्रीय खुफिया विभाग के सह निदेशक के रूप में कार्यरत आप रहे हैं। तो जी। किस तरह की चुनौतियों का या चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा उस पद पर रहते हुए? कोई यादगार संस्मरण हो आपका जो आप साझा करना चाहें? और आज के और आपके समय की कार्यशैली या माहौल में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? किस शहर में आपकी पोस्टिंग हुई? कहाँ काम करके आप या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया जिस पे काम करके आपको संतुष्टि का भाव मिला? हम सब जानना चाहेंगे, हम और हमारे दर्शक। मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन क्योंकि जिस समय का ध्यान रखते हुए मैं बहुत जी, थोड़ी मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। जी, जहाँ तक हमारे देश में आप जानते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं उसमें हर आदमी को रोज़ी-रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। जी, तो लेकिन हमारे देश में चॉइस नहीं है। जी, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बन जाता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो बिज़नेसमैन बन जाता है। कोई कलाकार होता है, वो चाहता है कि मैं मतलब फ़िल्म में जाऊँ या कोई बड़ा कलाकार बनूँ, तो मालूम पड़ा कि उसके हिस्से में कोई और जॉब आ गया। तो इसलिए कोई ऐसी चॉइस तो नहीं थी कि मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँगा। लेकिन ये ज़रूर था कि बचपन से मन में एक जैसे भाव था कि गीत-संगीत का शौक था, तो मैं कलाकार बनना चाहता था। लेकिन आगे चलकर क्योंकि मैं नरेश गुप्ता मेरा नाम है, वैश्य परिवार से हूँ, तो सारे या तो व्यापारी हैं या हमारे परिवार में वकालत का पेशा करते हैं लोग, जी, एडवोकेट्स हैं। तो मेरे मन में ये भाव आता था कि मतलब कि मैं कलाकार बनूँ। जी, लेकिन ये जो कि फ़िल्म में जाऊँ या कुछ पता नहीं मंच पे रहूँ, यही शौक था, इसी में करियर बनाऊँ और ये मैं सोचा करता था। लेकिन बाद में आपको याद होगा कि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई, तो उसने मुझे काफ़ी मतलब बदला मुझको। मुझे लगा कि नहीं, अब कलाकार नहीं बनना है, देश की सेवा में जाना है। देश के प्रति भावना वहीं से हमको जागृत हुई। मैं उसका भी एक बचपन की 4 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी, जैसे जी, मैंने कहा कि गीत-वीत गाया तब हमको धुनें बनाना खुद नहीं आता था। खुद बनाना तो माँ सरस्वती की कृपा से अपने आप ही बाद में धुनें बनना शुरू हुई। मैं लिखता गया, धुनें बनती गई। जी, लेकिन एक ये जो गीत है, जी, चांदनी वार पे लिखा था मैंने। जी, देश के प्यारे वीर जवानों, दुश्मन का अब अपने वतन पे अधिकार हो न जाए, अधिकार हो न जाए। देश के प्यारे वीर जवानों, अपनी जमीन, अपना वतन, अपनी कली, अपना चमन, दुश्मन की नियत बुरी कर ना सके कोई गबन, होशियार अपने वतन पे अधिकार हो न जाए, अधिकार
हो न जाए। तो मैंने बताया कि यहाँ से कि मैं कलाकार बनूं, तो लगा कि कलाकारी चलती रहेगी, कि संगीत का शौक वो चलता रहे। लेकिन जो हमारे परिवार में बिजनेस होते थे या वकालत का पेशा था, उससे अलग हट के मैं चाहता था कि मैं फौज में जाऊं, कुछ एक्टिव सर्विस में जाऊं। जी। तो इस तरह से मैंने फिर हमारी जो दीदी थी, जैसे मैंने कहा हमारी पहली गुरु रही है, मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले मुझे याद है कि हमारे घर में सब खाते-पीते लोग थे, खूब मोटे-ताजे हुआ करते थे। जी। आई वाज़ जस्ट लीन एंड थिन। अगर बचपन फोटो आप देखें तो आप पहचान नहीं पाएँगे। जी। तो दीदी ने कहा कि अगर तुमको फौज में जाना है, तो पहले अपनी सेहत ठीक करो। जी। तो उन्होंने हमको 9th क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो उन्होंने हमको भेजा कि पहले जाके अपनी बॉडी ठीक करो। कुछ वक़्त होता है कि मैं कलाकार पहले बनना चाहता कि फ़िल्म में हीरो बनूँगा, तो शीशे के सामने खड़े होके बालों को यूँ कर रहा हूँ, अपने चेहरों को इस एंगल से देख रहा हूँ। और उस ज़माने में बड़ी क्लियर होती थी कि मेरी अलग ब्रिल क्रीम हुआ करती थी कि ब्रिल क्रीम से जी। बाल संवारे जा रहे हैं और ऐसा जी। हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जब दीदी ने हमको भेजा तो मैं जिम में गया, उन्होंने भेजा। और वो जो जिम हमने शुरू किया था, शुरू तो 9th क्लास से ही हो गया था, सेहत बनने वाली बात। लेकिन जब ये था कि अब आर्मी में जाना है, तो वो काम शुरू हो गया। और मुझे खुशी है, मैं दीदी को आज भी याद करता हूँ कि वो दिन है, जो श्रोता हैं और जो बच्चे भी सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ा सुख आपका स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई शौक पूरा कर सकते हैं, कोई मिशन पा सकते हैं। स्वास्थ्य नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जो मैंने 9th क्लास से जो शुरू किया था, तो घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, आज आप सोचिए कि 2023 जा रहा है, तो मैं शायद नहाना छोड़ देता हूँ, अगर समय कम है तो। जी। लेकिन घंटे, 2 घंटे, डेढ़ घंटे में बॉडी को जोड़ देता हूँ। जी। इसीलिए आई एम 78 नाउ। लेकिन अभी भी है कि ईश्वर की दया से मैं अभी हाल में चेक करा के आया था कि बहुत दिन हो गए चेक नहीं कराया। तो कहीं से कोई बीमारी, दिल भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, हार्ट भी ठीक, एवरीथिंग इज़ ओके। और ईश्वर की दया से आवाज़ भी वैसी दबंग चल रही है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं, मतलब ये भावना मेरे मन में आई। लेकिन क्या हुआ कि हमारे परिवार में कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग होते हैं कि एक बनिए का लड़का, उनके मन में था कि मतलब एडवोकेट नहीं बने तो बिजनेस करे, बिजनेस नहीं करे तो हमारे यहाँ कोई नौकरी तो करते ही नहीं। आई वाज़ द फर्स्ट इन द जॉब। लेकिन बाद में यह कहा कि नहीं, मैं एनसीसी में था जी। और सीनियर अंडर ऑफिसर रहा, सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा। तो हमारे जो एनसीसी के कमांडर थे, वो हमको कर्नल थे, कर्नल शर्मा जी, वो कहा जी। करते थे कि घर पे आए कि इसको मैंने, क्योंकि एनसीसी का भी कोटा होता था कि इसके थ्रू हमने भेजना है इनको आर्मी में। लेकिन मुझे वो हमको, जब ये बात आई तो घर में तो जैसे हंगामा हो गया कि सीधे अभी फ्रंट पे ही जा रहा है ये, और गया तो वापस नहीं आएगा। तो जो परिवार का माहौल था, तो मैं बड़ा डिमोरलाइज़ हुआ, मेरी फौज तो वहीं रह गई। तब मन में ये जो था कोई एक्टिव सर्विस हो। तो एक्टिव सर्विस के जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पढ़ते गए, लिखते गए कि चलो ठीक है, किसी भी जॉब में जाएँगे, पहले पढ़ाई करो अपनी, और गीत-संगीत चलता रहा। लेकिन जी। तब हमको आईबी के बारे में पता लगा और एग्ज़ाम हुए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महकमा है और केंद्रीय खुफिया विभाग, बहुत केंद्रीय गुप्तचर विभाग कहते हैं इसको। तो इसमें आके मेरे वो सपने पूरे हुए कि एक्टिव सर्विस करनी है और देश सेवा करनी है। तो मैं आज भी मानता हूँ कि देश सेवा के लिए अगर एक तरफ हमारी फौज है, तो उसके बाद अगर कोई देश सेवा का सबसे बड़ा मौका आपको मिलता है, तो आईबी में ही मिलता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसीलिए मैंने अपने रिटायरमेंट के वक़्त, जब मैं 2007 में रिटायर हुआ था, तो मैंने अपनी रिटायरमेंट पार्टी में ये कहा था कि अगर कोई वास्तव में दूसरा जीवन होता है, तो अगर मैं दोबारा कभी जन्म लूँगा, तो मैं दोबारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही जॉब करना चाहूँगा। वाह! तो क्या बात! उसने मेरे अंदर देशभक्ति को, देश सेवा का इससे बड़ा या कोई मौका नहीं। आप बिल्कुल जी। कहते हैं ना कि आपको कोई जानता नहीं है, लेकिन आप बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, मैंने भी जी। किए। तो जी। आप यदि कुछ चीज़ें बता पाओ तो क्या है कि उन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग है, जी। हमारे सीक्रेट मिशन होते थे, सीक्रेट जॉब होता था। जी। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो इतने अच्छे मौके आपको कहीं नहीं मिलते। खतरे कहीं बहुत रहते हैं, क्योंकि जब आप फौज में होते हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में, कहीं तो आप पूरे एक ग्रुप के साथ रहते हैं, पूरी सिक्योरिटी में रहते हैं। लेकिन हम लोग जो आईबी वाले कहीं भी जॉब में रहते हैं,
तो बहुतों को तो पता ही लगता है क्या कर रहे हो, पता होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम अपने कामों में रहते तो हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जी बिल्कुल कहीं कहीं ये जंगल में भी हम रहे हैं, कश्मीर भी रहे हैं, असम भी रहे हैं, चंडीगढ़ भी, यूपी भी, जी राजस्थान भी, कई स्टेट। नेशनल नेशनल पुलिस एकेडमी माउंट आबू में मैंने ट्रेनिंग की थी जी 1970 में। तब माउंट आबू में नेशनल पुलिस एकेडमी हुआ करती थी। तो मतलब कहने का ये है कि सारी जगह हो वहा के, लेकिन अपने जॉब में एक सेटिस्फेक्शन है कि जी पूरा सर्विस करके हमने, बस वो आपको काम करने के लिए मिलते हैं कि जो आप कभी जिनकी कल्पना नहीं होती। कल्पना नहीं जंगलों हो। में आप घूम रहे हैं, रात का ठिकाना नहीं, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे। जो आपने पूछा था कि तब की और स्थिति में अब क्या फर्क है, जी ये मैं मानता हूं कि जो डिवोशन पहले हुआ करता था जी वो अब नहीं है। उसमें मतलब हमारी सरकार भी जिम्मेदार है और हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों को मैं बताऊं, जैसे हमारी बहन थी तो उन्होंने हमको बताया कि बता देश क्या होता है, चाइना जी वार के हम पे इम्पैक्ट हुआ। लेकिन आज के बच्चे सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, एमबीए कर लूं, इंग्लैंड चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, ये कर लूं। लेकिन परिवार में उनको देश के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, जो जी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की। बिल्कुल तो सच आप बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसीलिए आज बच्चों की जब पोस्टिंग होती है, हमको बता रहे हैं कि आज तक पहली पोस्टिंग से लेके नहीं, यूँ कह लीजिए कि 1970 में पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर में हुई थी, 71 में जब ट्रेनिंग करके आ गए। पहली पोस्टिंग गई और उसके बाद आज तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में कश्मीर से लेकर आसाम तक पता नहीं कहाँ-कहाँ किन खतरों से में होया, किन हालात में रहे, कहीं खाना है, कहीं रहना है, कहीं ऑफिस है, कहीं नहीं है। जी लेकिन उन कहीं पर खाने को ये नहीं मिलता, कहीं पर कहीं पानी ठीक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कभी बॉदर नहीं किया, सीधे अगर एक ऑर्डर आया और चल वहाँ। चलो कभी नहीं कहा कि जी मेरे को मेरा ये बच्चा बीमार है या बीवी बीमार है या माता-पिता हैं, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। पूरे जीवन में कभी हमने पोस्टिंग के लिए नहीं कहा कि नहीं जाएँगे। ऑर्डर नहीं मिला जाए। और चले। लेकिन अच्छा, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं गर्व से जी कहता हूँ जी कि इस महकमे में आम तौर पर यही होता है, एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे बॉसेस होते हैं, वो इतने नीट एंड क्लीन होते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ गलत करते बिल्कुल हैं। उनसे ही हम, क्योंकि कहते हैं कि जथा राजा तथा प्रजा, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे बॉसेस होते थे। अगर हमको कोई कष्ट है पोस्टिंग का या ट्रांसफर की जगह, तो आप सीधे उनसे अप्रोच कीजिए जी इंस्टेड ऑफ किसी को आप जाएगी, भले मंत्री को कहा या संतरी को कहा, इसको हमारे यहाँ इसकी बड़ी भारी पनिशमेंट होती है, कोई नहीं सुनता। जी तो पूरी सर्विस हम इस तरह करते चले आए और उसमें अब स्थिति ये हो गई कि अब तो तमाम फैसिलिटीज हैं, गाड़ियां भी हैं, सड़कें हैं, सिक्योरिटी पूरी है। उस जी जमाने में कुछ नहीं होता था, जी लेकिन धीरे धीरे करते करते तो ये फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और मुझे याद है कि चाइना वक्त के बाद से मेरे पिताजी ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त शायद हमारे यहाँ देश में अनाज की कमी हो गई थी जब एग्जैक्टली। हमारे प्रधानमंत्री थे। और आज हम देखते हैं कि जब कोविड आता है तो लोग शेयर करने के बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक की होर्ड करते हैं। तो सच ही बहुत ही दुखद हमारी मानसिकता हो गई है। जो बदलाव की जरूरत है वो अपनी मानसिकता के बदलाव की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। सर उस आपने जब आप सेवा में थे, कोई ऐसा विशेष पोस्टिंग या कोई ऐसी विशेष घटना हुई हो जिसको आपने अपनी कविता का विषय बनाया हो? यदि कोई ऐसा है तो हम सुनना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे पोस्टिंग रहती हो, गीत संगीत का शौक था, जी तो मुझे दो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। जी जैसे कश्मीर में था जी तो पहाड़ों का बड़ा शौक था। तो जम्मू कश्मीर में तमाम रजौरी, पुंछ, श्रीनगर, पता नहीं कहाँ-कहाँ पोस्टिंग रही। जी तो वो पहाड़ों में इतना रम जाते थे, वो मेरे मन में आज भी बसे हुए। जी अभी भी जब पहाड़ों जाने में मौका लगता है कि जैसे वो ज़िंदगी हमारी वहीं बसी है। तो एक गीत की 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। जी जब मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़कों से घूमते हुए और गाड़ी आपकी चल रही है और जी जो सीन देख रहे हैं, ये ज़िंदगी हसीन
पहाड़ी सफर सी हो, ये जिंदगी हसीन पहाड़ी सफर सी हो, पैमाने वफा हो तो बात मुख्तसर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी, थोड़ी जमीन थोड़ा सा बस आसमां मिले, बस आसमां मिले, थोड़ी जमीन थोड़ा सा बस आसमां मिले, तन्हाई अपनी साथ में एक हम सफर सी हो, ये जिंदगी, ये जिंदगी। और 4 पंक्तियां मैं असम के बारे में जब मैं गया था जी तो हालात पता ही थे, नॉर्थ ईस्ट है पूरा, कटा हुआ रहता है, लोगों को कुछ नहीं पता वहां के बारे में। आज हम जी कश्मीर की खूबसूरती की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना कुछ है देखने लायक, जी क्योंकि वो तो 7 स्टेट है, अलॉन्ग में 8वीं सिक्किम जोड़ दीजिए, जी तो बहुत कुछ है। लेकिन वो भी ऐसे लगता है कि जैसे कि मतलब जितना कश्मीर के लिए किया गया उतना नॉर्थ ईस्ट के पहले कभी नहीं किया गया। क्या अब सरकार जो आई है बहुत कुछ कर रही है, वो जगह बन गई है जब हम जाते थे तो अ, मतलब अगर ब्रह्मपुत्र क्रॉस करनी तो कैसे जाते थे आप लोग कल्पना नहीं कर सकती उसकी। अब वहां पर पुल बना हुआ है पूरा। जी तो मुझे अच्छा, और उन दोनों थोड़ा सा इंसर्जेंसी ज्यादा ही थी कुछ, जी अब सरकार ने आगे संभाला उसको। लेकिन तो मुझे वो कभी हमारे किसी दोस्त ने, यहाँ से लोग पूछते थे कि भाई कैसी चल रही है वहां पर, कैसा कट रहा है, जी तो मैंने, क्योंकि हमने कहा कि हम लोग ज्यादा कह नहीं पाते जिन हालात में रहते हैं, सब कुछ है ठीक है, अच्छा है, इट्स ओके, जी लेकिन अपने जॉब के बारे में हम नहीं कर पाते कि क्या मिशन थे, क्या पूरा किया, कैसे किया, लेकिन जो किया अच्छा किया और एक सेटिस्फेक्शन। जी तो मुझे वो याद है, वो जब पूछा किसी ने कि वहाँ कैसे आपका समय कट रहा है, कैसा हो रहा है, तो हम लिखते थे हकीकत की रोटी पे ख्वाबों का मक्खन, हकीकत की रोटी पे ख्वाबों का मक्खन, बड़ी मौज में कट रहे हैं यहाँ दिन, हकीकत की रोटी पे ख्वाबों का मक्खन। तो वहाँ के ये हालात थे, उन जी पर लिखा था। और बहुत एक मुझे और भी याद आ रहा है जी उन हालात पर, डरा डरा माहौल यहाँ है, मरा मरा सा मौसम, डरा डरा माहौल यहाँ है, मरा मरा सा मौसम, यहाँ तुम्हारी तरह किसी को, यहाँ तुम्हारी तरह किसी को कौन प्यार करता है, जाने क्यों मन आज हमारा रोने को करता है। इस तरह के गीतों की रचना होती थी। क्या बात है सर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये आपसे प्रश्न किया और आपसे अनुरोध किया ये उस वक्त लिखी हुई कविताओं को सुनाने का, क्योंकि ये रचनाएं बिल्कुल नई हैं हमारे लिए, हमने पहले कभी नहीं सुनी। आपकी बहुत बहुत गोष्ठियों में आपको सुनती हूँ, लेकिन ये सारी रचनाएं आज पहली बार मैं तो सुन रही हूँ और शायद हमारे श्रोता भी पहली बार ही ये सारी रचनाएं आपसे सुन पा रहे हैं।
और सच में जब हम इस तरह के काम में होते हैं और इस तरह के जॉब होती हैं, तो ऐसे ऐसी जगह हमें देखने को मिलती है जो कि आम आदमी शायद उनको कभी नहीं देख पाता हो। मुझे भी याद है पहली बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में गई थी, तो पहले से ही मैं इतनी डरी हुई थी कि क्योंकि वहां पे हमें एक नदी पार करनी थी और नदी में के पे जो है ब्रिज नहीं था। वो एग्जैक्टली। से जाकर जीप को पानी में उतार के फिर हम लोगों ने वो नदी पास की, और मैं शाम कर बैठी रही पूरा टाइम। तो सच बहुत ही रोमांचित कर देने वाली यादें होती हैं उन दिनों की। और चलिए, समय का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जी के अंतर्गत 4 प्रकोष्ठ हैं: महिला काव्य मंच, वरिष्ठ काव्य, नागरिक काव्य मंच, प्रहरी मंच और बाल मंच, जिनके द्वारा विभिन्न वर्ग के कवि कवित्रियों को अपनी कविताओं के लिए मंच मिला है। ये अलग अलग मंच बनाने की आवश्यकता आपको क्यों अनुभव हुई? और जी मैं बताता हूँ। जी एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि पहले तो ये महिला कामन ट्रस्ट बना ही क्यों गया, वहां जी से इसकी शुरुआत होती है कि जी मैं पिछले करीब लगभग 55 सालों से मंचों से जुड़ा रहा हूँ, काव्य मंचों से। और मेरा सौभाग्य है कि अ, देश का नीरज जी से लेकर और हिंदी के, उर्दू के जितने भी बड़े छोटे कवि शायर हैं, बड़े से बड़े कवि, बड़े बड़े शायरों के साथ मुझे सौभाग्य मिला है मंच शेयर करने का। क्योंकि जॉब में था तो फुल टाइमर तो नहीं था मैं, लेकिन जब जब वक्त मिलता था तो पूरे देश में घूमता भी रहा हूँ। पोस्टिंग के दौरान भी, वैसे भी कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, कवि सम्मेलन, मुशायरे। लेकिन जो एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि मुझे जो बड़ी कोफ्त होती थी, बहुत तकलीफ होती थी कि महिलाएं जो कविता का ओरिजिन है, जी जिनसे कविता निकली है, चाहे हम प्रेमिका पे लिखें, बेटी पे लिखें, माँ पे लिखें, बहन पे लिखें, पत्नी पे लिखें, भात माता पे लिखें, देवियों पे लिखें, कविता तो की ओरिजिन महिला ही है। तो मन में कोफ्त ही होती थी कि महिलाओं का अपना कोई मंच नहीं है। जितने भी मंच होते थे मैंने देखे हैं, आपका भी अनुभव शायद होगा, जी ऑल आर मेल डोमिनेटेड। और मंचों पर आप टीवी में आज देखिए जो प्रोग्राम होते हैं, जो आपने देखे होंगे, आप भी जाती है, आप बड़ी कवित्री हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो आप भी जाती है, आपने देखे होंगे कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो संस्थाएं करती हैं, उसमें महिलाओं के पास पद नहीं है। पुरुषों के द्वारा खोली गई संस्थाएं हैं, उसमें महिलाओं को लीड रोल नहीं मिलता। मुशायरे आज भी कहीं टीवी पे या शहरों में या कहीं होते हैं, तो अगर मान लीजिए 15 शायर बैठे तो एक महिला राइट में होगी, एक लेफ्ट में होगी और बाकी सब पुरुष होंगे और उनको मतलब एक सेकेंडरी रोल रहती, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और फिर जी हमारे जो साथी होते थे, श्रोता और जो साथी बैठे हैं, उन महिलाओं के साथ थोड़ी हंसी मजाक इस तरह की हो रही जो मुझे पसंद नहीं आती थी। और जी लोग हुट कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे सीने पे गोली मार दी हो किसी ने। लेकिन मैं भी इन्वाइटेड हूँ, गया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। तो जी मैंने एक तय किया था कि जब भी जिंदगी में वक्त मिला, कि एक ऐसी संस्था बनाऊंगा, वी शुड बी ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। तो ये सबको कि जब वक्त मिला तो 5 साल पहले मैंने महिला काव्य मंच की स्थापना की। जी तो तमाम हमारी, लेकिन इसमें 3 नियम मैंने रखे जी कि जब शुरू किया तो, क्योंकि पूरे देश में मुझे लोग जानते थे, मानते थे, मेरे फैंस थे और एक फेसबुक का भी ज़माना आ गया था, तो जी उसमें ये था कि एक-दूसरे से परिचय हो जाता था। तो जिसको भी मैंने कहा, किसी ने मना नहीं किया। जी सब जुड़े, उन्होंने सहयोग दिया। आप भी महिला कानून की न्यूयॉर्क एक इकाई के अध्यक्षा हैं आप, न्यूयॉर्क तो के अपना समय देती हैं। जी तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी मैंने अप्रोच किया, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। लेकिन मैंने इसमें 3 नियम बनाए ज़रूर। नंबर 1 कि जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं जब ये कह रहा हूँ कि महिलाओं की संस्था, तो इसके माने नहीं पुरुषों का स्वागत नहीं। पूरा एज़ पोएट उनका पूरा सम्मान है। आप भी अपनी इकाई में बुलाती हैं, पूरे जी भारत में, पूरे विश्व में, हर जगह उनका सम्मान होता है।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज फुली इन द हैंड्स ऑफ वुमेन। तो चाहे जिले लेवल पर, चाहे प्रांत लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पदाधिकारी हैं वो सब महिलाएं। तो इस तरह से ये काम हमारा शुरू हुआ। तो 3 नियम ये बनाए कि पहले ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। नंबर 2, 15 साल की बच्ची हमारी सबसे छोटी कवित्री है और सबसे बड़ी कवित्री 85 साल की है, 85 ईयर्स। लेकिन सबका सम्मान बराबर है जी। ये नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा प्रोग्राम में कि आप जाती है किसी कार्यक्रम में तो जो सीनियर पोइट होते हैं वो आके बैठे तो अपना 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा अपना सुनाते रहते हैं, बाकी लोग जो बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं उनको मौका नहीं मिलता। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो चल दिए या बैठे भी है तो बस होता है कि जब यानी किसी को मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ एक नियम ये है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, चाहे 15 साल का बच्चा हो, बच्ची हो या 85 साल की हो, अध्यक्ष हो, मुख्य अतिथि हो, भी सबको आप भी जानते हैं कि केवल एक रचना सुनाने का मौका दिया जाता है 3-4 मिनट का। मकसद केवल होता है कि सब जुड़े, सबको मौका मिले। तो ये एक नियम ये बना। और तीसरा नियम, क्योंकि मैं केंद्रीय खुफिया विभाग में रहा हूं, मेरा अनुभव रहा है कि जहां भी पैसा होगा वहां पर बेईमानी होनी ही होनी है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो इसलिए हमने बैन किया कि इसमें ये विश्व की पहली संस्था है जिसमें कि न कोई मेंबरशिप फीस होती है, न कोई डोनेशन होता है। मैं काफी संस्थाओं की बात कर रहा हूं जी, और एनजीओ यहाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ, तमाम एनजीओ, आपको याद होगा कि मोदी जी ने आकर 2 लाख एनजीओ बैन किए। क्यों? उन पैसों का गलत इस्तेमाल होता है अपने लिए, देश के खिलाफ, घर बार के लिए। तो जो डोनेशन, चंदे लिए जाते थे, इसलिए हमने इसमें चंदा भी बैन किया और मेंबरशिप फीस भी बैन की। तो ये 3 नियम को लेके चले। उसका नतीजा ये हुआ, आप जैसे सब विदेश में और देश में बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं जिनके पास कोई पैसे कमी नहीं है, सब कहते हैं ना सर कोई सेवा बताइए। हमने कहा बेटा आप लोग कविता से जुड़ो। तो इसका जो एक स्लोगन रखा गया, जैसे मैंने कहा कविता सबके अंदर है, तो मन से मंच तक। मधु शर्मा जी की कितनी किताबें निकली हैं, वो कितना कोई लिखती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी कविता मंच पे ना आए। तो हमने ये इसका स्लोगन रखा गया, मन से मंच तक। जो कविता आपने मन के अंदर कविता है, आपने कागज पे उतारी, लेकिन अगर वो कागज पे उतर के मंच तक नहीं गई तो फिर वो अधूरी है। अब जैसे आप ही खुद कह रहे हैं कि मैं 6वीं क्लास से लिख रहा हूँ, 1959 से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आज अगर आप हमको मंच पे नहीं सुनते तो लोगों को कैसे पता लगता? तो सभी के लिए है सच बात। तो ये 3 नियम बना के, और उसका नतीजा हुआ कि अब आपने कहा कि ये और प्रकोष्ठ क्यों खोले गए, तो महिला का मंच एक ट्रस्ट बना। तो पहले महिलाओं के हमने जोड़ा इसको, फिर हमको लगा कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके पास अंदर अनुभव भरे पड़े हुए हैं, उनमें मैं भी आता हूँ, तो उन अनुभव को कविता में कैसे डाला जाए। तो एक वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की स्थापना हुई, उसी का प्रकोष्ठ है। इट्स अ पार्ट ऑफ महिला काव्य मंच ट्रस्ट। तो महिला काव्य मंच महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच वरिष्ठ नागरिकों के लिए। फिर एक खोला गया हमारा बाल मंच, जो भविष्य है महिला काव्य मंच ट्रस्ट का। तो उसमें आज अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक और पता नहीं इंडिया तक हर महीने में कार्यक्रम होता है। बच्चे खुश होते हैं, उनके माँ बाप खुश होते हैं। बच्चे आते, कोई अपनी कविता सुनाते हैं, कोई किसी बड़े कवि की कविता सुनाते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलती है आगे वो कविता से जुड़ेंगे तो देश के प्रति उनके मन में भी अच्छी भावनाएं आएंगी। और फिर एक मंच और खोला हमने, वो है सैनिकों के लिए, सैनिकों के परिवार के लिए, प्रहरी मंच। तो इससे ये अलग अलग संस्थाएं बनाई गई, लेकिन ये अलग नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस। बहुत लोग कविता से जुड़े। और इसमें एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा, कविता के बारे में मेरा विचार है, कविता केवल, जैसे मनोरंजन के बहुत से साधन होते हैं, कविता भी एक साधन है, लेकिन कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिक, भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करती है। हमको देश के प्रति जागरूक बनाती है, देश प्रेम जगाती है और ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति कुछ भी करे, रोटी खाने के लिए कुछ भी करे, रोटी कमाने के लिए कुछ भी करे, लेकिन कविता से जरूर जुड़े वो। निश्चित रूप से। इसलिए ये खोले गए।
जी जी, मन से निकलकर कविता को मंच जो आपने दिया है वो निश्चित आपके अथक प्रयासों अभी फलीभूत हो रहे हैं और इतने सारे हमारी शाखाएं खुल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए तमाम श्रोता कह रहे हैं कि मैं आपको 3 चीयर्स दूं। वीणा वेद जी का कहना है कि नाज सर जी को 3 चीयर्स। बहुत धन्यवाद। सौसी मधु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, महिमा भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और अनुदा पाटनी जी, वीणा वेद जी, शकुंतला शर्मा जी, बेबी जिंदल, पद्मा मोटवानी, कृष्णकांत पंड्या जी कह रहे हैं, नरेश जी आपका महिलाओं के लिए आदर भाव प्रेरणास्पद है। तो तमाम श्रोता आपकी प्रशंसा, इस भाव की प्रशंसा कर रहे हैं और आपकी कविताओं का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, सभी को मेरा बहुत धन्यवाद। जी, कविता में आप किस भाग को आप सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं? भाव, व्याकरण, शब्दों का चयन या लोगों से कनेक्टिविटी? आप अनेक विधाओं में लिखते हैं, दोहे, गीत, मुक्तक, गजल, तो आपकी सर्वाधिक प्रिय विधा कौन सी है? पहली बात तो है, जो आपने भाव व्याकरण इनकी बात की है, तो जब किसी रचना को पूरी तभी का माना जाएगा जब उसमें सब कुछ हो। जी अकेले एक चीज से बात नहीं बनेगी। आपके शब्द बड़े अच्छे हैं, व्याकरण जी गलत है, व्याकरण सही है, भाव की कमी है। जी क्योंकि आप यूं देख लीजिए कि अगर कोई गीत, जैसे आपने, मैं पंक्ति में देता नहीं हूँ कि गीत जी मेरे, धुन भी मेरी और मेरी आवाज है, जी तो कोई भी आप रचना अगर आप पेश करते हैं, तो अगर उसके साथ गीत अच्छा है, पहली शर्त है, फिर उसकी धुन खूबसूरत हो, जी फिर उसको सुंदर आवाज में गाया जाए, तो जी उस पर अगर साथ में म्यूजिक भी चल रहा हो और जी फिर कहीं एक पर्दे पे भी हो, तो जितनी चीजें जुड़ती जाएंगी उसको खूबसूरत बनाती जाएंगी। जी बाकी विधाओं की बात है, मैंने हर विधा में एक नया प्रयास किया है, जी गीत भी, गजल भी, दोहे भी, जी मतलब, और तमाम विषय लिए हैं। जी श्रृंगार भी है, देश प्रेम भी है, समाज प्रेम भी है, परिवार प्रेम भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंने लिखा है और जो मेरे दिल के करीब है, वो गीत है। जी बेसिकली मैं गीतकार हूँ, जी लेकिन गजल भी, दोहे भी लिखा है, सब कुछ, मुक्तक भी लिखे हैं, लेकिन गीतों के प्रति मेरा प्रेम ज्यादा रहा है। जी, तो एक गीत से शुरू करते हुए कुछ दोहे और गजल थोड़े जी, मैं बिल्कुल, क्योंकि समय कम है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा जी अलग-अलग रंग पेश करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। जी मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ देश की बेटियों के नाम जी देना चाहता हूँ। बेटियाँ होती बड़ी प्यारी हैं, सारे संसार से वो न्यारी हैं। लोक कल्याण को ही ब्रह्मा ने, लोक कल्याण को ही ब्रह्मा ने, बेटियां स्वर्ग से उतारी हैं, बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं। और जिन घरों में नहीं, जिन घरों में नहीं होती बेटी, वो धनी हो के भी भिखारी हैं। बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं। और एक मुक्तक शेयर करना चाहूंगा जी देश के नौजवानों के लिए। जी
कि जिंदगी में रंग तुम, जिंदगी में रंग तुम, गुलजार से मांगा करो, और खिज़ां में मस्त रहना हार से मांगा करो। गिड़ाया मत करो तुम एक भिखारी की तरह, जो भी तुमको चाहिए, जो भी तुमको चाहिए, अधिकार से मांगा करो, जिंदगी में रंग तुम। और एक दोहा भी मैं नौजवानों से शेयर करना चाहूंगा, जी बहुत जरूरी है। जी अपने आप बच्चे समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जी क्योंकि मेरा मानना यह है, हम किसी उम्र में पहुंच जाएं, जब बच्चे थे तब और आज मैं इस उम्र में पहुंच गया, सभी के लिए अगर संसार में कहते हैं कि हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो कुछ भी करता है ईश्वर ही करता है, उसी की कृपा से वरना हम एक पद कदम नहीं चल सकते। जी लेकिन ईश्वर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो संसार में केवल माँ बाप होते हैं। माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है हर युग में और हर पीढ़ी में, कि माँ बाप ही संसार में ऐसे हैं जिन्हें केवल जैसे ईश्वर सिर्फ देता, उसको आपसे चाहिए कुछ नहीं, केवल सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को ईश्वर की तरह सिर्फ देते हैं, बचपन से लेकर और बड़े तक। उनके लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका मान तो चाहिए। तो मैं सभी नौजवानों से, सभी से कहना चाहता हूँ, जी ये आदत डालें, माँ बाप का सम्मान करें। एक दोहा दे रहा हूँ, उसमें सारी बात हो जाएगी। जी ऊंचे सुर में ना करो मात पिता से बात, मात पिता से बात, उनके कद के सामने, उनके कद के सामने अपनी क्या औकात, अपनी क्या औकात। और एक दोहा श्रृंगार का जी कविता से लेकर है, कि स्वागत कविता की इंपॉर्टेंस है उसका जी एक आपको अर्थ बता रहा हूँ, जी अपनी भावना दे रहा हूँ। जिस दिन मन से, जिस दिन मन से मर गई कविताओं की पीर, कविताओं की पीर, फिर तू तो रह जाएगी, फिर तू तो रह जाएगी, ना सोनी ना हीर, ना सोनी ना हीर। और सच देश को ध्यान में रखते हुए जी कुछ दोहे मैं शेयर करना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से। मैं अभी आपको वही अनुरोध आपसे करने वाली थी और So आप मेरे मन की बात जान ली। so nice. तो क्योंकि ये मैं बता दूं कि देश जिन हालात से चल रहा है वो सबके सामने है, जी खतरे बहुत ज्यादा हैं। ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास चल रहा है, पूरी प्लानिंग है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। सशक्त सरकार है, लोग जागृत हैं, मजबूत हैं,
एक हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जागृत तो रहना ही पड़ेगा, ध्यान तो रखना ही होगा। तो जी। मैं कुछ दोहे दे रहा हूँ, हो सॉरी सकता है कुछ मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मेरी अपनी भावना है। जी, निश्चित रूप से ये हमारे अपने भाव हैं, हम किसी एक जी हर कवि को, हर लेखक को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, तो मैं पेश कर रहा हूँ। जी 5-6 दोहे हैं, ज्यादा नहीं है, जी सॉरी अलग अलग रंग के हैं। बंटवारे के खेल में, बंटवारे के खेल में, होते ना धृतराष्ट्र, होते ना धृतराष्ट्र, भारत कब का बन गया, होता हिंदू राष्ट्र, होता हिंदू राष्ट्र। और राजनीति के खेल में, राजनीति के खेल में, बांटा हिंदुस्तान, बांटा हिंदुस्तान, नेहरू भारत ले गए, जिन्ना पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान। और दुश्मन मारे जाएंगे सारे आखिरकार, सारे आखिरकार, जाग रहा है देश में घर घर चौकीदार, घर घर चौकीदार। और एक बड़ा खास दोहा जो मेरे दिल के करीब है, जी क्योंकि जी समय कम है इसलिए मैं नहीं, आप समय सुनाइए का सर, पूरा कोई समय की सदुपयोग कर कोई रहा हूं बात मैं। नहीं है। जी तो देश की जो स्थिति है, क्योंकि बचपन में हम देखा करते थे, हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, न हम किसी जात को जानते थे, न किसी धर्म को जानते थे। अपने अपने धर्म में ठीक है, लेकिन हमारे जी बचपन के जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वही जिस बजरंगबली की बात मैं कर रहा था, मंदिर की, जी बजरंगबली का मंदिर हाई कोर्ट के पास बचपन में, वो जी हमारे साथ वहां जाते थे, वो मंगलवार को वहां वो भी हमारे साथ जाते थे। जी हम उनके यहाँ ईद बकरीद पे हम जाया करते थे, उनके यहाँ वो हमारे यहाँ आते थे। हम लोग एक थाली में बैठकर दाल चावल मिला दिया, चाहे जी वो सफाई के बिल्कुल। लिए ठीक होने लगे, प्यार था आपस में, तो जी दाल चावल सब मिला दिया, और उसी में हर जाति के और हर धर्म के लोग बैठते, हम लोग खाते थे, बड़ा मजा आता, कभी किसी जाना नहीं। और उस वक्त के नेता भी, उन नेताओं में और कुछ हो ना हो, लेकिन इतना जरूर था कि उनका कद इतना होता था कि उनको घटियापन नहीं सोचता था कि कास्ट को लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं, उसके नाम पे वोट लें। जी उनका अपना कद इतना होता था कि वो अपने नाम पर उनको वोट मिलता था, जी उनके काम पे वोट मिलता था। लेकिन आगे आके आज देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे सीधे हिंदू मुस्लिम में इतना डिफरेंस कर दिया है, बड़ा दुख होता है देखकर। तो मैं उस पर एक खाली ज्यादा लंबी बात ना कि सीधे अपने एक दोहे में अपनी बात करता हूँ, जी जी और सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ उसको सुने, अगर जी मैं सही हूं तो अमल करें। जी भारत हिंदू का वतन, भारत हिंदू का वतन, मुस्लिम का भी धाम, मुस्लिम का भी धाम, अल्लाह अकबर मैं कहूँ, अल्लाह अकबर मैं कहूँ, तू बोले श्री राम, तू बोले श्री राम। और एक आखिरी दोहा जी सतर्क कर रहा हूं, जी क्योंकि देश के हालात हैं,
तो एक कवि होने के नाते और एक केंद्रीय खुफिया विभाग का अधिकारी होने के नाते, क्योंकि आम आदमी से ज्यादा हमने देखा है, ज्यादा समझा है, तो एक दोहे में अपनी बात कह रहा हूं। 14 में भारत हुआ दोबारा आजाद। क्या बात। 14 में भारत हुआ दोबारा आजाद। देश विरोधी कर न दे, देश विरोधी कर न दे, 24 में बर्बाद, 24 में बर्बाद। तो क्या ये हमारे दोहे थे। जी, बहुत सुंदर दोहे, बहुत सार्थक दोहे। और मैं यही कहूंगी कि हम लोग जब हिंदुत्व की और हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में दूसरे धर्मों के लिए आदर या प्रेम का भाव कतई नहीं, कतई सबके नहीं। लिए हम बराबर करते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और वही सर्वोपरि होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और आज पहले, और जो भी यहाँ रह रहा हो, जी, किसी धर्म का हो, किसी जात का है, बिल्कुल हमें भारतीय बन के रहना होगा, बिल्कुल बिल्कुल सबका मान करना पड़ेगा। और आपके आजकल तो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड चल रहा है कि कई नेता हैं जो तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी औकात नहीं रहेगी कि वो पब्लिक से वोट मांग सके अपने काम पर। जी। मैंने कहा ना, पहले होते थे उनके नाम पे वोट मिलते थे, उनके काम पे वोट मिलते थे। अब उनके पास ना तो कोई काम है, ना उनकी नीति है, तो वो चाहते हैं कि हिंदुत्व बढ़ा दो, जात पे लड़ा दो, तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे पास जनता जाग चुकी है और हमारे पास ऐसा नेता फिर से हमें मिल गया है जो कि अपने बूते पर कोई शक जो करता है वो करता है। और आपके अंतिम दोहे के लिए मैं भी एक दोहा रखना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत, बहुत स्वागत। 24 में सब ही करे, सोच समझ मतदान। 24 में सब ही करे, सोच समझ मतदान। मोदी योगी से चुने नेता हिंदुस्तान, नेता हिंदुस्तान। तो हमारी जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके हित की बात करता है और कौन अपने हित की बात करता है, और जनता चाहती है कि वो उस नेता को चुने जो उनके हित की बात करे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप जी। तो चलिए, मैं कार्यक्रम करीब करीब हमारी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कविता मात्र मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जाती। जीवन के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक पहलुओं को यदि कविता ने नहीं छुआ तो कविता सार्थक नहीं होगी। आपको मैंने जितना भी सुना है, आपकी लेखनी यूं तो सामाजिक सरोकार पर प्रखर चोट करती है। आपके गीतों में जीवन के हर रंग का समावेश होता है, लेकिन सर्वाधिक मुखर आपकी लेखनी देशभक्ति के भावों से होती है। आपके अंदर का देश प्रेमी जागरूक नागरिक देश की रोजमर्रा की समस्याओं पर नजर बनाए रखता है और आपके अनुभव अनायास ही गीतों में ढल जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपकी ताल सीरीज। जी। सिर्फ टाइम पास की वस्तु नहीं है, वरन एक जिम्मेदारी है हमारे दर्शकों को ताल सीरीज की कुछ झलकियां आप जाते जाते दिखाई। जरूर, लेकिन उससे पहले मैं एक विधा जो गजल की होती है, जी। केवल 2 दोहे, क्योंकि मैंने कहा कि पूरी रचना में कोई नहीं सुना रहा, तो
गजल के स्वागत। केवल 2 शेर में दो लेना शेर। चाहता हूँ, जी, शेयर करना स्वागत, चाहता हूँ। स्वागत। मैं तुम्हारी याद में कल रात भर रोता रहा और सो गए सारे सितारे, चांद भी सोता रहा। मैं तुम्हारी, और इसी गजल का एक शेर और। जी, नाज अपने काम भी नाज अपने काम भी शायद नहीं अच्छे रहे, काटना तो था वही जो उम्र भर बोता रहा। मैं तुम्हारी, और अब मैं सीधे ताल पर आता हूँ क्योंकि समय भी जी, हो चुका है। जी, तो स्वागत। ताल के बारे में कुछ बंद देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा ताल है क्या। जी, देश के जो हालात चल रहे हैं, तो आप भी कवित्री हैं, मैं कवि हूँ, कोई कभी अछूता नहीं होता। जो कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द हर विषय को छूता है, और देश सबसे पहले। जी, तो मैंने भी 4-4 बंद देश की समस्याओं पे लिखना शुरू किया। जी, तो पहले 4 बंद लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, वो मालूम पड़ा कि मंच पे सुनाया है जाके। लेकिन धीरे-धीरे देश की समस्याएं जो हैं, वो रोज अखबार में कुछ पढ़ रहे हैं, रोज जी, देख रहे हैं कुछ हो रहा है। तो ताल के नाम से मैंने जो लिखना शुरू किया, तो 2014 में पहली किताब आई मेरी, जब जी, 110 बंद थे उसमें, जी, जो कुछ हो रहा है। जी, उसके बाद वो कुछ ना कुछ रोज होता गया, तो हम धीरे-धीरे लिखते चले गए। तो मेरी 7 किताबें 100-100, 110 बंद, 120 बंद की छप चुकी है ताल की। तो हमको तब आगे हमारे डॉक्टर राम निवास मानव जी हैं, जिनको मैं जी, देश का बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो साहित्य जगत की, डिलीट हैं वो। जी, उन्होंने मुझे एहसास किया, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक मंच का छोटा-सा कवि हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एहसास कराया कि बोले कि देश के बारे में जिनने भी आज तक कुछ लिखा है, बड़े-बड़े लोग आते हैं, लिखते हैं देश के बारे में, चाहे नेता हों या अभिनेता हों या और क्षेत्र के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों। तो कहते हैं कि जिनने भी लिखा है, उन्होंने उसको लेखों में, नॉवेल में, कहानियों में, निबंधों में या नाटक में लिखा गया है। बोले काव्यात्मक इतिहास पहली बार आपने ही लिखा है। ये जी, उनकी बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन मैं हिल गया अंदर से। लेकिन उनकी 2 शब्दों ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि वो काम चालू है, और इस वक़्त आप समझ लीजिए कि यानी कम से कम रफली 2000 बंद हो चुके हैं। तो अब वाह! एक देश का सबसे बड़ा पब्लिकेशन देश का है। जी, मैं अभी अ, ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन बात चल रही है कि जी, पूरा जो देश का इतिहास मैंने अभी तक लिखा है 2014 से, जी, तो उसकी एक कंपाइल करके पूरी बुक छपने वाली है। जब आएगी तो आप लोगों से शेयर करेंगे, पूरे देश में बहुत-बहुत जाएगी। देश बधाई का सबसे सर बड़ा और सच प्रकाशन में। है, उनसे बात हुई। तो मैं केवल ताल के लास्ट में, अंत में जी, 4-5 बंद मैं दे रहा हूँ, जी, ताकि लोग समझ सकें कि ताल है क्या। जी, और ताल में हर विषय लिया गया है। जी, उसमें आपको श्रृंगार भी मिलेगा, जी, सामाजिक भी मिलेगी, जी, सामाजिक चेतना भी है, देश भी है, परिवार भी है। जी, तो मैं केवल 4-5 बंद, जी, इसकी धुन पे भी ध्यान दीजिएगा। जी, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, नहीं चलेगा भारत में आतंकवाद का खेला।
नहीं चलेगा भारत में आतंकवाद का खेला। चारों ओर नजर आता है राष्ट्रवाद का मेला, राष्ट्रवाद का मेला, राष्ट्रवादियों का सत्ता में, राष्ट्रवादियों का सत्ता में बना रहे इकबाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। भारत हिंदू राष्ट्र बना तो सारे यहाँ रहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बना तो सारे यहाँ रहेंगे, और मुस्लिम देश बना तो हिंदू प्यारे कहाँ रहेंगे, मुस्लिम देश बना तो हिंदू प्यारे कहाँ रहेंगे, प्यारे कहाँ रहेंगे। भारत की जनता से मेरा, भारत की जनता से मेरा सीधा यही सवाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। हिंदू देवी देवताओं को कल नकारने वाले, हिंदू देवी देवताओं को कल नकारने वाले, आज दिख रहे दौड़ लगाते मंदिर और शिवाले, मंदिर और शिवाले, पर इनकी अब नहीं सुने हैं, पर इनकी अब नहीं सुने शिव राम कन्हैया लाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। कश्मीर में वो सब होगा जो अपना सपना था, कश्मीर में वो सब होगा जो अपना सपना था, पीओके भी वापस लेंगे जो हरदम अपना था, जो हरदम अपना था। कश्मीर फिर स्वर्ग बनेगा, कश्मीर फिर स्वर्ग बनेगा, होगी शांति बहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। सावधान रहना दुश्मन के जाल और फंदों से, सावधान रहना दुश्मन के जाल और फंदों से, भारत को है खतरा मीर जाफरों जयचंदों से, खतरा जयचंदों से, हर घर की लंका को ना ढा दें, घर की लंका को ना ढा दें, घर के ही कुछ लाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, जिक्र नहीं करना वीरों का क्या परिहास नहीं है, क्या परिहास नहीं है। लिखा जाए इतिहास दोबारा, लिखा जाए इतिहास दोबारा, लिखा जाए इतिहास दोबारा, भारत का तत्काल लिखे। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम बंद खास जी। बंद दिल के करीब है, जी। पेश करता हूं। हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत, हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत, हिंदुस्तान नाम हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो भारत,
हिंदुस्तान नाम हो, हिंदुस्तान नाम हो, और सभी जाति धर्मों के लोगों का ये पावन धाम हो, सभी जाति धर्मों के लोगों का ये पावन धाम हो, का ये पावन धाम हो। भारत में फिर वापस लौटे, भारत में फिर वापस लौटे, भारत में फिर वापस लौटे, राम राज्य का काल लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और नाज सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा पूरा जो ग्रुप है वो आपको ताल के साथ आपकी ताल दे रहा है, और इतने सारे श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और आपके इस ताल सीरीज को लेकर का आनंद ले रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। शकुंतला शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रमिला शरद व्यास जी, पद्मा मोटवानी जी, श्रीमती मधु जी, रश्मि चिकारा जी, चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, कृष्णकांत पंड्या जी, चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अन्नदा पाटनी, अन्नदा पाटनी जी, विनीता शर्मा जी, संजय प्रकाश शर्मा जी, जैमिनी पंड्या जी, महेंद्र अरोड़ा जी, पद्मा मोटवानी जी, वीणा विज जी, उर्मिला शर्मा जी, सत्य शर्मा जी, और इतने सारे श्रोता जुड़े हैं कि मैं अभी मेरे लिए नाम लेना सभी का मुश्किल हो पा रहा है। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना बेशकीमती समय निकाला और नाज सर की इन सुंदर हर विधा की कविता को, हर रंग की कविताओं का आपने आनंद लिया। और नाज सर जी, आपकी कविताओं को सुन के तो बिल्कुल हर कोई देशभक्ति के भावों से झूम उठता है, और आपके सभी जो दोहे हो, गजल हो, गीत हो, जो भी आप लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं और इतनी खूबसूरती से उसको सुनाते हैं कि मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु जी, खासतौर पर धन्यवाद कि गुलमोहर की छांव में इतनी खूबसूरत शाम कटी हमारी। और जितने भी श्रोता हमारे जुड़े हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, और आपका एक बार दोबारा धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए अगले बुधवार फिर मिलते हैं अन्य एक खूबसूरत सी काव्य गोष्ठी लेकर। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ।